मेरा एक सवाल है कि एक लेवल होता है ना हर चीज़ का, कि चलिए आपको पहाड़ चढ़ने थे, तो कोई भी मतलब माउंट एवरेस्ट और पहली लड़की मध्य प्रदेश से, तो जब आपने उस जर्नी को शुरू किया, तो मैंने सुना है कि वहाँ पे जब आप उस हाइट पे जाते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं, शायद वो कभी सोचा भी नहीं होगा, शायद डेड बॉडी या कुछ भी। तो वो जो जर्नी थी नीचे से ऊपर तक की, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और मुझ में लाख कमी है, बस एक मेरी मेरी पूरे व्यक्तित्व की एक ताकत है। जी। मैं बहुत ज़िद्दी हूँ। जी। बचपन में मतलब मेरी मम्मी किसी खिलौनों के लिए मेरे को मारती थी तो मैं नहीं छोड़ती थी, भले वो कितनी भी मारे। तो मम्मी यही बोलती थी, यार छोरी बहुत ज़िद्दी है, मतलब बचपन से ही है। पर वो मेरे लिए एक समय श्राप था, और वही मेरी सबसे बड़ी ताकत कब बनी कि वो इतना दृढ़ संकल्प है मेरा ज़िद का, कि या तो मैं ठानते नहीं हूँ, ठान लिया तो मुझे टच छुट, मतलब ऊपर वाले का ये है, कुछ नहीं हटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। डन मतलब डन, वो मेरे को घड़ी की वो सुई की तरह अटक जाएगा जब तक मैं उसको पार नहीं कर लूँगी, वरना वो जाता ही नहीं है दिमाग से। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए बहुत मेहनत की, चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। एनसीसी होता है वैसे एनएसएस होता है, एनएसएस के थ्रू स्टेट कैंप, नेशनल कैंप गई, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए मालदीव भेजा, जहाँ मिस इंडिया, रणजी ट्रॉफी के कैप्टन ये सब थे, हम थे वहाँ पे। मैंने दुनिया का मतलब कहते हैं समंदर देखा तो मालदीव का समंदर देखा सीधा, और पहाड़ देखा तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड देखा। कुछ भी हल्का नहीं किया। सो वापस आने के बाद ना, मालदीव में इंडिया को रिप्रेजेंट किया तो अखबार में फोटो छपा था बहुत बड़ा। तो आने के बाद मेरी टीचर ने मेरे को बोला कि तुम दूसरी बच्चियों से तो अलग हो बेटा, कुछ तो है तुम में, वो तुम कुछ तुम्हारा खोज लेना। तो वो कुछ मैं हर दिन खोजती थी। फिर मैंने छोटी छोटी नौकरी करी, 2500 की नौकरी, 5000 की नौकरी, और फिर मेरी ई गवर्नेंस में सरकारी नौकरी लगी, पर वो कुछ मिल ही नहीं रहा पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते। देन आपने पीजी किस फील्ड में की थी मैम? MSW, अच्छा। मास्टर सोशल वर्क। BCA मैंने किया था, पर मुझको सच में कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आता। पर MSW जब मैंने किया था, मैंने इतने मन से किया था कि मतलब, क्योंकि वो मेरा फेवरेट चीज़ थी, सोशल वर्क, सोशल चीज़ें। हमने कई गाँव को LED युक्त किया था। उस समय हम लोगों ने गांव के बच्चों को नए बैग, किताबों की लाइब्रेरी बनाई थी कि पुरानी क्लास के बच्चे अगली क्लास लोगों को दे देंगे। हमने कॉन्सेप्ट लाए थे, जो आपके लिए वेस्ट है वो किसी के लिए बेस्ट है। तो हमने लोगों की पुरानी चीज़ें इकट्ठी की थी। गांव में जो बॉर्नविटा का डब्बा यहाँ फेंक देते हो, गांव की दीदियाँ उसमें मसाले रखती थी, हम लोगों ने उन तक पहुँचाया था। तो ये वो टाइमिंग था जब कुछ कुछ ढूंढ रहे थे हम। देन MSW करते टाइम भी लगा कि यार अच्छा चल रहा है सब, बट फील नहीं हो रहा था। मुझे पता था कि MSW के तुरंत बाद जो पापा एक एक साल मांग के गिड़गिड़ा रहे हैं, फिर वो शादी में बदल जाएगा। कुछ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। देन एक दिन जब मैं ई गवर्नेंस की नौकरी करने के बाद, वो भी मैंने छोड़ दिया। मैं जब एक जगह इनपुट पे काम करती थी, तो मुझे ढेर सारे अखबार पढ़ने होते थे। सो उसमें एक खबर छपी थी कि मध्य प्रदेश के पहले 2 लड़कों ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। ओके, ये फिर मैंने गूगल करा, पता चला 32 साल पहले बछेंद्री पाल मैम ने क्लाइम किया, मध्य प्रदेश से किसी लड़की ने नहीं किया। देन क्लिक हुआ, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। सो वो ठान लिया, बट वो ईजी नहीं था। फिर पता किया उसके लिए, लोग बहुत बुद्धू बनाते हैं, स्पेशली अब गांव के बच्चे होते हो तो बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। मतलब मैंने जब लोगों से पूछा तो लोग फाइनेंशियली आपका बहुत आपका पैसा बर्बाद कर देते, जानकारी प्रॉपर नहीं देते, बुद्धू बनाते रहते हैं। देन पता चला कि कोर्सेज होते हैं। फिर भारत में 5 इंस्टीट्यूट है माउंटेनरिंग के, वहाँ जाके हम लोगों ने, मैंने कोई कोर्स किए। कोर्स करने के आने के बाद पता चला कि माउंट एवरेस्ट के लिए 25 लाख रुपए की राशि लगती है। वो इकट्ठा करने में बहुत पापड़ बेले। 25 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे नेपाल गवर्नमेंट को। अच्छा। वो 4 लाख के इक्विपमेंट आते हैं, 7.5 लाख नेपाल गवर्नमेंट की रॉयल्टी फीस होती है, और शेरपा की फीस होती है, बहुत सारी चीज़ों के खर्च होते हैं। 25 लाख मतलब 25,000 जो हाथ में नहीं देखे, वो 25 लाख कैसे इकट्ठा करें। देन मेरे को ये है कि आपकी मार्केटिंग कोई नहीं करेगा, खुद करना होगा। 25 लाख कैसे इकट्ठा करूँ, दिन रात सोचती रही। अब आप और कल जैसा थोड़ी ना है कि PR एजेंसी हायर करें, ऐसे करें, ऐसी भी सोचनी पड़ती थी क्या करूँ। तो अखबार का बंडल उठाया, देखा कि उसमें प्रथम पृष्ठ पे किस किस ने इश्तिहार दिया, मतलब ये सब पैसे वाले हैं, इन सबको अपनी ब्रांडिंग करानी है। उन सबके 500 लोगों के नंबर निकाले, फिर उनको फ़ोन किया कि अब मेरे को नहीं पता था कि पहले HR नाम का कोई चीज़ होता है, क्या करूँ। तो मैं उनको बोलती मेरे को आपके हेड से मिलना है, कि आपके हेड से मिलवा दो, बॉस से बात करो।
हंसी में डाल देते थे। फिर 2-3 लोगों ने बोला हाँ ठीक है आप मिल लीजिए। फिर मैं उनके पास जाती थी तो मेरे को मेरे गुरुजी ने जाने से पहले एक अच्छी बात की थी कि व्यक्ति आपको मदद तब करता है जब उसको भी उसका फ़ायदा दिखे। बिल्कुल। तो अब क्या करें, तो मेरे को सबसे पहले कई जगह गई तो मेरे टीचर ने ये बोला हताश मत होना। बहुत लोग मना करेंगे क्योंकि वो उनका मेहनत से कमाया हुआ पैसा आपके ऊपर लगाएंगे ना। तो ना करने वालों की बुरी मत मानना, हाँ करने वालों का एहसान मत भूलना, उनका नंबर और नाम लिखते जाना। तो वो मैं हमेशा आज भी करती हूँ। जैसे आपने मेरी मदद करी तो मेरे को पता है कि मेरा मानव प्रवृत्ति मैं भूल जाऊँगी, तो मैं आपका नाम नोट कर लेती हूँ। और एवरेस्ट के टाइम भी जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की थी मैंने सब लोगों को वहाँ से आने के बाद थैंक यू कार्ड दिया था। जिसने एक अपॉइंटमेंट भी कराया था मैंने उसको भी थैंक यू दिया था। क्योंकि आप आपकी जो मदद करे उसका एहसान नहीं भूलो। उस व्यक्ति में एक मानवता और एक अच्छापन होता है। और यदि आपने उसको एक बार थैंक यू बोला ना तो अगली बार वो 100 लोगों की मदद करेगा। सो मैंने आपके पास जैसे आती हूँ मैं बोलती हूँ कि आपने सुल्तान मूवी देखी है? जी। तो सुल्तान मूवी में कैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है, आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे ना मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ जाऊंगी। तो जैसे वो कुकर वाला फेमस हो जाता है ना, वैसे ही मेरे साथ मैं मध्य प्रदेश की पहली लड़की बनूंगी तो आप मेरे साथ फेमस हो जाओगे जी। तो आप मेरे को स्पॉन्सर करोगे? ये आपकी पिच थी मैम, मैं बिल्कुल करता हूँ। सो इस तरह से लोगों को लगता था, इमेजिनेशन होता था अरे उनका लोगो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचेगा। फिर मैं उनको रिबॉक का बताती थी। तो जो एकमात्र रिबॉक ऐसा ब्रांड है। सो मेरे को सबसे पहले 17,000 की स्पॉन्सरशिप हुई उपाध्याय मसाले वालों के पास से जी। देन फिर ट्राइडेंट ने मुझे स्पॉन्सर किया। उनका कहना था कि कितनी भी कुछ भी कंडीशन हो आपको हमारा लोगो दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। हाँ तो कर रहे हैं। देन मुझे लगा था 2-3 लाख रुपए स्पॉन्सर करेंगे, उन्होंने सीधा 12 लाख स्पॉन्सर किया। ये भी 25 लाख की जर्नी चल रही है जी। उन्होंने 12 लाख स्पॉन्सर किया। फिर ऐसे ऐसे करके स्पॉन्सरशिप इकट्ठी हुई। अब नेपाल के चैलेंजेस सबसे अलग हो जाते हैं। मतलब मैंने मेरे पापा को जाने से पहले एक छोटा सा स्मार्टफोन दिलाया था कि तुम देखता रहिए, मैं कभी कभी भेजूंगा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके नेटवर्क नहीं आएगा। फिर हम लोग बेस कैम्प पहुँचते हैं, एक कंपनी हायर करते हैं। वैसे अब चैलेंज शुरू होते हैं 12 दिन का। 12 दिन में हम बेस कैम्प पहुँचते हैं जहाँ आपका दिल ऐसे धक धक करता है, ऐसे 16 मंजिला इमारत पे करता है जी। आप बेस कैम्प से कैम्प 1 12-13 घंटे में डेली क्लाइंबिंग करते हो। बेस कैम्प में आप खाना खा सकते हो पर खाना नहीं खा सकते क्योंकि शरीर ऑक्सीजन दिमाग को देगा, पचने को नहीं देगा ना। वहाँ जाने के बाद आपका बॉडी का फेट मसल्स खत्म होता है, धीरे धीरे आपके सेल्स मरने लग जाते हैं। मैं आपको थोड़ा रुकूंगा क्योंकि जैसे मेरे को मतलब पहाड़ों का और कोई ज्ञान नहीं है। तो बेस कैम्प कितनी हाइट पे होता है? 5,345 मीटर। ये बेस कैम्प की हाइट है, वहाँ भी आपको चढ़ के जाना है? करेक्ट। ओके ठीक। उसके बाद वो जर्नी अब शुरू हुई है। मेरे पैर में अभी से दर्द हो रहा है। पहाड़ चढ़ रहे हैं आप भी साथ में? मैं चढ़ रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअली एक बार मैंने सिर्फ एक बार वो वैष्णो देवी जाते हैं ना तो चढ़ाई होती है, तो वहाँ पे इतनी तकलीफ होती है लोगों को। मैंने जब किया था तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जहाँ माउंट एवरेस्ट इतनी बर्फ़ और बेस कैंप भी यहाँ पे जहाँ से जर्नी शुरू होनी है, तो वो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मेरे को भी ये अंतर बाद में पता चला कि पहले मैं क्लाइंबिंग करी, बाद में ट्रैकिंग करी। जब हम वैष्णो देवी जाते हैं उस चीज़ को करते हैं जो उसको ट्रैकिंग बोलते हैं जी। ओके, तो क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग तो अपने आप में अलग ही दुनिया हो जाती है। सो ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरी चीज़ों में हारते हो या जीतते हो। एडवेंचर स्पोर्ट्स या माउंटेनियरिंग स्पेशली उसमें ऐसा है कि आप या तो जिंदा रहते हो मर जाते हो, तो इतना अंतर आ जाता है। तो बेस कैंप के बाद हम लोग रात को क्लाइंबिंग करते हैं हेड टॉर्च लगा के। उस समय स्नो हार्ड होती है, एवलांच कम आते हैं, दिन में बहुत बड़े बड़े एवलांच आते हैं। एवलांच मतलब आप समझते हैं ना? हाँ, मतलब जो हिमस्खलन आना बर्फ का, जिसमें आप दब के मर सकते हो, बहुत आते हैं। कुंभू ग्लेशियर में बड़े बड़े लेडर्स होते हैं जिनको आपको पार करना होता है। ऐसे वुमन ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्मोन्स बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होते हैं। सो हम लोगों का पीरियड्स यहाँ 5 दिन आता है और 2 महीने कंटिन्यू आ सकता है। हम लोगों का ब्लड का कलर येलोइश हो जाता है रेड की जगह। हम लोगों को रैशेस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सैनिटरी पैड पहनने की वजह से, तो ऐसा लगता है चिंपांजी की तरह चलो, पैर बहुत छिल जाते हैं। हम लोग जो सूट पहनते हैं उसकी चेन अधिकतर पीछे होती है और सीट हार्नेस होता है, तो हम लोग कहते हैं अब कौन उतारेगा। तो महिलाएं कम पानी पीती है, इसलिए उनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है, उनके होंठ सफ़ेद पड़ जाते हैं, उनका यूरिन का कलर रेड हो जाता है।
इसलिए महिलाओं के लिए माउंटेनियरिंग थोड़ी और कठिन हो जाती है पुरुषों के मुकाबले में। और यहाँ जब हम बेस कैंप के बाद कैंप 1 पहुँचते हैं, बर्फ़ खोदते हैं, पिघलाते हैं, पानी पीते हैं, सपने आना बंद हो जाते हैं क्योंकि दिमाग के पास ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही है, हेडेक होता है, खून की उल्टियाँ होती है, पेट का एसिड बाहर आ जाता है। यहाँ पे हेली रेस्क्यू हो सकता है, इसके बाद नहीं होता। तो आधे लोग यहीं से वापस हो जाते हैं। हम लोग अभी बेस कैंप से कहाँ तक पहुँचे? कैंप 1 6100 मीटर, 6100 जी। 13 घंटे में पहुँचे हो आप कंटिन्यू चलने के बाद। जहाँ आपके पैर बार बार दर्द कर रहे हैं, आप लेडर पार कर रहे हो पर आप पलट नहीं सकते हो, पलटोगे तो ख़त्म हो जाएगी आपकी जर्नी। यहीं से फिर आप वापस आपको काठमांडू पहुँचना है। देन फिर बेस कैंप वापस पहुँच गए, रोटेशन एक्मेटाइजेशन का पीरियड था। अब अगली बार कैंप 1 कैंप 2 पहुँचेंगे। कैंप 2 पहुँचने में मतलब हम लोगों ने 12 घंटे ये और 8 घंटे वो दोनों मिलाकर शाम 6 बजे हम कैंप 2 पहुँचते हैं। कैंप 2 मतलब 6500 मीटर जी, जहाँ और लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो हेली रेस्क्यू हो सकता है यहाँ पे। कैंप 2 के बाद फिर हम बेस कैंप आएंगे। अब हम बिल्कुल हड्डी की तरह हो जाते हैं, हमारा फेट मसल्स ख़त्म होने लग जाता है, बहुत हड्डी जैसे बन जाते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मेरा चेहरा देखोगे, मेघा वर्मा एवरेस्टर मेरी प्रोफाइल है, उसमें डला हुआ है। चेहरे से इतनी छाल निकल चुकी होती है कि खून टपकता रहता है, तो वैसा आपका चेहरा हो जाता है, खुदरा बहुत ज़्यादा। जैसे चोट लगती है तो पीली पीली चमड़ी हो जाती है, पीली लाल, तो वैसे निकालते हैं, वैसे निकल जाती है। तो मैं आज आपकी स्किन बहुत यंग है, मेरी स्किन आपकी स्किन से 10 साल बड़ी है, उसकी इतनी लेयरें निकली हैं। चाहे मैं आज 29 साल की हूँ, मेरी स्किन जो होगी वो होगी 39 ईयर्स वाले व्यक्ति की। बहुत जल्दी, इसीलिए बहुत जल्दी क्लाइंबर्स को झुर्रियाँ आती हैं, वो जल्दी बूढ़े होते हैं, उनकी घुटने जल्दी ख़राब होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। हम्प निकल जाता है, जैसे मेरे को भी है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। देन कैंप 2 के बाद कैंप 3 होता है। कैंप 3 मतलब 7900 मीटर, जहाँ हवा की रफ्तार होगी 180 घंटे प्रति किलोमीटर की रफ्तार से। आप उड़ जाओगे, आपके टेंट भी उड़ सकता है। तो हम लोग कई 6 लोग एक ही टेंट में बैठते हैं कई दफ़ा जी। हवा की वजह से भी आपको फोर्स फाइट हो सकता है वहाँ पे, इतना -47 शुरू हो जाता है वहाँ पे। कैंप 3 मतलब 70 डिग्री का ग्रेडियंट है, तो हम एंकर लगा के रहते हैं वहाँ पे। कैंप 3 मतलब 7900 के बाद हम सप्लीमेंट ऑक्सीजन लेते हैं। 7900 मीटर मतलब डेथ जोन, जहाँ पे आपने सुना होगा कि माउंट एवरेस्ट पे गार्बेज है, तो गार्बेज डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। यदि आज मैं मरती हूँ और 25 साल बाद आप जाओगे तो मैं आपको ऐसी ही दिखूंगी, बस थोड़ी वाइट हो जाऊंगी। वो ग्लेशियर मूवमेंट करता है तो डेड बॉडीज़ अलग हो सकती है। तो माउंट एवरेस्ट पे 350 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का गार्बेज है। तो मैम वहाँ कोई उनको डेड बॉडीज़ को रेस्क्यू करना नहीं पॉसिबल नहीं होता। तो कई बार आपको उनके बगल से क्रॉस करना है, कई बार आपको उनके ऊपर से भी क्रॉस करना है। तो यह सबसे कठिन होता है जब आपका मन करता है कि यार ये भी तो यही करने आया होगा। हाँ, गिव अप तब लगता होगा, गिव अप एक ख्याल तो आता होगा कि अब जाके करोगे क्या, सबके मन में आता है। मैं तो यही बोलती हूँ कि यहाँ से पलट के करेंगे क्या। तो वहाँ तो हर टाइम आपका दिमाग यही बोलता है अब नहीं बन रहा, अब नहीं बन रहा, शरीर एनर्जी सब खत्म हो चुकी होती है। देन कैंप 4 पहुँचने के बाद मौसम ख़राब होने लगा। हम 8100 मीटर पे 2018 में, तो मेरे शेरपा ने कहा कि बहनी सबमिट कर लेंगे पर जिंदा वापस नहीं आएंगे, तुम तो कुंवारी हो, मेरे तो बाल बच्चे हैं। तो मैं जिद कर रही थी, दाई मैंने बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, मेरे को जाना है, तो उसने मना कर दिया। और जो बच्चे आत्महत्या करते हैं स्पेशली ये उनके लिए है वो शब्द मेरे शेरपा ने जो बोला था कि पहाड़ वही है, जिंदगी रही तो दोबारा चढ़ लेंगे। ये कितनी बड़ी लाइन थी वो, उसने मेरे को वही बोला कि मर जाओगे तो क्या। फिर वो मुझे वापस लेकर आया, मेरा 700 मीटर बस था। फिर मैं वापस आई, यहाँ पे अखबारों में छप गया था कि मध्य प्रदेश की पहली लड़की ने कर लिया। फिर मैंने बोला नहीं, मेरा नहीं हुआ, 700 मीटर रह गया। फिर उन लोगों के ताने पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा सुने। देन फिर अगेन 2019 में तैयारी करने के लिए, 2018 ही चल रहा था, मैं एक इंस्टीट्यूट है वहाँ गई। ट्रेनिंग के दरमियान विलियर क्या तो विलेज छूटा। 4 जुलाई 2018 को मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी, गर्दन के पास से, बीच में से और टेलबोन के पास से। देन 9 मंथ का बेड रेस्ट। फिर अगेन तैयारी 2019 शुरू हो गया था। फिर हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ना, 21 किलोमीटर दौड़ना, कोई मदद के लिए रेडी नहीं था। बॉयकट बाल करा लिए थे मैंने क्योंकि जुएँ बहुत हो गई थी।
वो मुझे लगता है वो सबसे कठिन टाइम था मेरी लाइफ का, जब मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी थी। और मैं जब मनाली से दिल्ली बस में आई थी, मेरे दांत तक चिपक गए थे दर्द की वजह से। और 9 महीने जब बेड रेस्ट पे रही, तब घर वालों ने घर आने से मना कर दिया था, और ऐसा लग रहा था कुछ भी नहीं बचा, सब तो ख़त्म हो गया, शून्य पे आ गई थी, एकदम शून्य पे, जहाँ बड़े बड़े सपने और भगवान आपको ऐसे धड़ाम से फेंके। तो वो सबसे कठिन आज तक का वो टाइम था, सबसे कठिन। देन अगेन रिकवरी के बाद फिर स्पॉन्सर ने स्पॉन्सर किया, और वही 2 महीने का एक्सपीडिशन, और तैयारी के बाद मैं 22 मई 2019 सुबह 5 बजे मध्य प्रदेश की पहली लड़की बन के -52 डिग्री टेम्परेचर, जहाँ हम चंद सेकंड के लिए भी ग्लव्स निकालते हैं, उंगली काटनी पड़ जाती है, इस टेम्परेचर में भारत का झंडा लेके खड़ी थी।